नावल वहशत ज़दा मोहब्बत की ये 8वीं एपिसोड है और नावल अब थोड़ा अच्छा हो चुका है। देखते हैं कि आगे क्या होता है और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। रात को खाने पर माजी गायब थी। टेबल पर बस खान और रिदा थे। जैसे ही खान ने पहला नवाला लिया तो वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। रिदा गौर से उसे देख रही थी। आज खाने के जायके में फ़र्क था। एक अलग लज्जत थी जो पहले कभी नहीं हुई। आज खाना किसने बनाया? खान ने वहाँ खड़े नौकरों से पूछते हुए कहा। पहले तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उनमें से एक बोला, मैंने बनाया सर। वो डरते डरते बोला, कल से तुम ही बनाया करोगे, ओके? खान ने हुक्म दिया। वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि खाना रिदा ने बनाया था। रिदा ने उसे आंख से इशारा किया। जी जी सर। वो घबराते हुए बोला, मज़ा आ गया आज। शाबाश। खान ने खाने से फारिग होते हुए कहा, इस पर तुम्हें इनाम दिया जाएगा। खान ने शेफ़ पर खुश होते हुए कहा, जिस पर वो बेचारा और घबराने लग गया और रिदा खुश हो गई। रात को खान अपने कमरे में टहल रहा था कि दस्तक हुई। आ जाओ, खान बोला। पाशा अंदर दाखिल हुआ। हाँ पाशा, खैरियत? सब वो शेफ़ आया, परेशान है, कहता आपसे कुछ बात करनी है। पाशा ने बताया। खान को थोड़ी हैरानी हुई। उसे इनाम देना था, बुलाओ। खान ने कहा। वो आया तो घबराया हुआ था। सर कुछ बताना था आपको, उसने कहा। हाँ बोलो सर। वो आज खाना मैम ने बनाया था, उसने कहा तो खान की आंखें फैल गई। तो झूठ क्यों बोला? खान ने थोड़ा गुस्से से कहा। सर मैम ने मना किया था, सॉरी। उसने माजरत की। खान को गुस्सा तो आया था लेकिन कहा कुछ नहीं। जाओ, खान ने कहा। उसके जाने के बाद खान सोचने लग गया। आज एक और वार रिदा की तरफ से हुआ था। शायद रिदा खान के दिल में घर कर रही थी। वो खान की अना पे वार कर रही थी, लेकिन उसकी अना ही उसे नफरत और बदले की आग में जला रही थी। सच कहते हैं, अना परस्त होना कोई बच्चों का खेल नहीं। खुद पे कंट्रोल रखना पड़ता है। दिल चीख चीख के कुछ मांग रहा होता है और उसे डांट डपट के चुप करवाना पड़ता है। तो लो दिमाग में छिड़ी जंग, सर जंग से लड़ना पड़ता है, बर्दाश्त करना होता है, सब्र करना पड़ता है। और वाकई अनापरस्त होना बहुत तकलीफ़ देता है। खान क्यों बार बार रिदा के बारे में सोच रहा था? क्या उसे किसी का अक्स नज़र आ रहा था? उस दिन के बाद रिदा पर काफ़ी पाबंदियाँ लग गई। उसे घर के उस तरफ के हिस्से में आने की इजाज़त नहीं थी जिस तरफ खान का कमरा था। सिवाय नाश्ते के बाकी खाने कमरे में ही पहुंचाए जाते, लेकिन वो फिर भी खुश थी। खान बेटा, कहाँ तक भागोगे? क्या क्या कर लोगे? आखिर तुम्हें हारना ही होगा। तुम्हें मोहब्बत हो जानी है खान। मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कहीं फूट तो चुकी है मोहब्बत, जिसको अब जितना कुचलने की कोशिश करोगे उतनी बढ़ेगी। हाय, कैसे पल होंगे जब खान मोहब्बत करेगा। अब उसकी अना टूटेगी। इधर कमरे में बैठी सोचों में गुम थी। उसे लग रहा था कि वो खान के दिल में घर कर चुकी है। यहाँ मुझे एक बात याद आई। लोग कहते हैं कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। गलत है। मोहब्बत की एक छोटी सी कोंपल दिल में आज खुद ज़रूर फूटती है, लेकिन उसे तनावर दरख्त बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो मोहब्बत कभी कामयाब नहीं हो सकती जहाँ शिकवे शिकायतें और ताने शामिल हो जाएं। ऐसे लोग बदकिस्मत हैं जो मोहब्बत करना नहीं जानते लेकिन मोहब्बत कर बैठते हैं और फिर दूसरों को इतना बददिल कर देते हैं कि वो मोहब्बत से ही इनकारी हो जाते हैं। सुबह खान ऑफिस के लिए निकल रहा था तो रिदा रास्ते में खड़ी खान को देख के मुस्कुरा रही थी। खान उसकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसे मत देखा करो और ये मुस्कुराना बंद करो, खान ने करीब आते कहा। क्यों, अपने शौहर को देख नहीं सकती? रिदा मुस्कुरा के बोली। कहा ना मत देखो, खान ने गुस्से से कहा और बाहर निकल गया। खान बेबस हो रहा था इस मुस्कुराहट के सामने। रिदा हंस रही थी जिसकी आवाज़ खान की समाज से टकरा रही थी। खान के जाने के काफ़ी देर बाद मुलाजमा आई। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? रिदा ने हैरान होते कहा। कोई पुलिस वाला है, SHO फराज नाम बताया है। उसने बताया तो रिदा के जहन के दर बजने लग गए। रिदा ड्राइंग रूम में पहुंची तो SHO फराज वहां खड़ा दीवार पे लगी पेंटिंग को देखने में मसरूफ़ था। रिदा के कदमों की आहट सुनकर वो पलटा और सलाम किया। रिदा ने खुशदिली से सलाम का जवाब दिया। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर, आप सुनाइए, रिदा ने जवाब दिया। करम मालिक का, बहुत ढूंढा आपको लेकिन मुझे तो बाद में पता चला आप खान से शादी कर चुकी हैं, फराज ने कहा। बैठिए, रिदा ने बैठने का इशारा करते हुए कहा। शुक्रिया। तो बताइए, खैरियत थी जो मुझे ढूंढ रहे थे आप? रिदा ने बैठते हुए कहा। हाँ जी, असल में बात ही कुछ ऐसी थी, कुछ और करने से पहले आपको बताना बहुत ज़रूरी था, फराज ने बताया। कैसी बात? रिदा ने हैरानी से पूछा। ऐसी बात जिसे सुनकर आप ना सिर्फ हैरान रह जाएंगी बल्कि आपको शदीद झटका भी लग सकता है, फराज ने मुस्कुराकर कहा। रिदा हैरानी से बस देखे जा रही थी। ऐसी भी क्या बात है सर? रिदा ने पूछा।
बहुत ख़तरनाक बात है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरे पास आपको बताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। फराज ने मज़ीद कहा। सर, पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं? रिदा ने कहा। वो बेताब थी जानने के लिए। मैं मलाइका केस की बात कर रहा हूँ, रिदा ने बताया। फराज ने बताया। रिदा की आंखें फैल गई। लेकिन वो तो, रिदा इतना ही बोल पाई थी। जी पता है, बंद हो गया था, लेकिन मैं लगा रहा और आखिरकार चौंका देने वाले सबूत मिले। फराज ने बात मुकम्मल की। कैसे सबूत? रिदा ने पूछा। फराज ने गहरी सांस ली। वो खुदकुशी नहीं, मर्डर है, फराज बोला। क्या? रिदा को वाकई झटका लगा। जी। फराज ने एक फ़ाइल रिदा की तरफ बढ़ा दी। ये है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो दबा दी गई थी। रिदा ने फ़ाइल पकड़कर हैरानी से रिपोर्ट देखना शुरू कर दी। ये क्या? रिदा का मुंह खुले का खुला रह गया। यही सच है, फराज ने कहा। रिदा की आंखें नम हो गई। और इससे आगे कुछ सुना तो शायद आप सांस लेना भूल जाएंगी, फराज ने गौर से देखते हुए कहा। यह कैसे हो सकता है? रिदा बौखलाई हुई बोली। फराज ने डीएनए रिपोर्ट भी रिदा की जानिब बढ़ा दी। रिदा ने वो देखना शुरू किया। किसने किया ये सब? रिदा ने नम आंखों से पूछा। शुरू में ये बहुत पेचीदा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार मैंने वो नाम ढूंढ ही लिया। कौन? रिदा जानना चाहती थी। खान, फराज ने कहा। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत यही है, फराज ने जवाब दिया। रिदा से कुछ बोला ही नहीं गया। इस बात ने उसे अंदर से हिला के रख दिया था। उसकी आंख से एक आंसू निकला। मैं बताता हूँ आपको। हमें मलाइका का गुमशुदा मोबाइल मिला, जिसकी छानबीन की गई, जिसमें हमें एक ख़त की तस्वीर मिली, जिसमें उसने खान को मिलने के लिए बुलाया। और असल बात यही है कि जिस दिन ख़त लिखा गया उसी दिन ये वाक़या पेश आया गया। बाकी ये दोनों रिपोर्ट्स आपके सामने ही, आप खुद देख सकती हैं, फराज ने बात जारी रखते हुए कहा। खान बहुत बाअसर, बड़े बड़े लोग उसके इशारों पर नाचते हैं। इस केस को खुदकुशी में बदलना उसके दाएं हाथ का खेल है, लेकिन मुझे शक था और आखिरकार सबूत भी मिल गए। फराज ने अपनी बात मुकम्मल की। रिदा कुछ बोलने की हिम्मत खो बैठी थी। मैं आपकी खान से शादी करने की लॉजिक नहीं समझ सका। खैर, यह आपका ज़ाती मामला। फराज चुप हुआ। मलाइका के घर वालों का कुछ पता नहीं। सुना मुल्क छोड़ के जा चुके और किसी से राब्ता नहीं है उनका, इसलिए बस आप ही थी एक जिसको मैं बता सकता था। जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे खान ही है। इस पूरी बात में रिदा एक बार फिर नहीं बोली थी। मलाइका मासूम थी, मोहब्बत कर बैठी थी खान से, रिदा ने आंसू बहाते हुए कहा। और आपने तो शादी ही कर ली, फराज ने रिदा को बात लगा दी। खैर, मैं बस इतना ही कहूँगा, मैंने जो भी किया खान की पहुंच वहां तक ज़रूर होगी। मैं सारे सबूतों के होते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको खान की असलियत बताना ज़रूरी था, फराज ने वजाहत की। मैं छोड़ूंगी नहीं खान को, रिदा ने गुस्से से कहा। उसका दिल चूर था गम से। हम कुछ नहीं कर सकते, बस अब आखिरी हल एक ही है। मैं बहुत से उसके बारे में अमल दरामद शुरू कर दूंगा, तब आपको वहाँ बोलना होगा, फराज ने रिदा की तरफ देखते कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, बट ये ज़रूरी था, फराज ने खड़े होते हुए कहा। थैंक यू, रिदा ने बहुत मुश्किल से कहा। इसके बाद फराज चला गया। फराज के जाने के बाद रिदा कितनी देर वहाँ बैठी रोती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार मलाइका का हंसता हुआ चेहरा नज़र आ रहा था। क्या ये खान से मोहब्बत करने की सज़ा थी जो उसे भयानक नाक तरीके से मिली थी? अपने दिल में उसने जो नफ़रत खान के लिए ख़त्म की थी, वो शोला बनकर भड़क उठी थी। जो नरमी उसने खान के लिए पैदा की थी, वो एकदम ख़त्म हो गई। सारे जज्बात फिर से जाग उठे। सिगमंड फ्राइड ने कहा था, दबा लिए जाने वाले जज्बात कभी मरते नहीं, बल्कि वो जिंदा दफन हो जाते हैं और मज़ीद बदसूरत अंदाज में सामने आते हैं। और आज ऐसे ही रिदा के साथ हो रहा था। उसकी नफ़रत बदतरीन रूप में जाग गई थी। वो उठी और अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत रोई। ना खाना खाया, ना कुछ और। रात को खान कर वापस आया तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो रिदा हमेशा आने से पहले उसके रास्ते में खड़ी उसे देखकर अपनी पुरलुत्फ अदाओं से हंस रही होती थी, आज वो वहाँ नहीं थी। खान बज़ाहिर तो गुस्से का इजहार करता था, लेकिन हकीकत ये थी कि खान को उसकी आदत हो चुकी थी। खैर, खान अपने कमरे में चला गया। रिदा बार बार इन फाइल्स को देख रही थी और रो रही थी। उसकी आंखों में नफरत और इंतकाम साफ नज़र आ रहा था। रात को वो उठी और खान के कमरे की जानिब चल दी, लेकिन हमेशा की तरह पाशा रास्ते में बैठा बुक पढ़ रहा था। रिदा को देखते ही उठ खड़ा हुआ। मैम, आप इधर नहीं जा सकती, पाशा ने जल्दी से कहा। लेकिन रिदा कहाँ रुकने वाली थी। वो पाशा की बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई, उसको नज़रअंदाज करते। मैम, पाशा ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन रिदा तब तक दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। रिदा ने इतने ज़ोर से दरवाज़ा खोला कि वहाँ बैठा खान भी एक दफ़ा चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खान ने रिदा को देखते हुए गुस्से से कहा। कुछ हिसाब लेना है, रिदा ने बेखौफ आवाज़ से कहा। खान ने आंखें सुकेड़ी। कैसा हिसाब? खान सख्ती से बोला। मलाइका के कत्ल का, रिदा ने जवाब दिया। कत्ल का सुन के खान की आंखें फैल गई।
मैंने सोचा नहीं था कि खान इस हद तक गिरा हुआ भी हो सकता है, रिदा ने गुस्से से कहा। खान को यह सुनकर गुस्सा आ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन सा कत्ल? खान ने पूछा। अच्छा, तो आपको पता ही नहीं, हद होती है बेशर्मी की भी। अपनी ज़बान को लगाम दो लड़की, खान गरजा। आज नहीं, आज खान को हिसाब देना होगा, रिदा बोल रही थी। उसके साथ ही फूट पड़ी। क्या कसूर था मलाइका का? यही कि तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी इज्जत के साथ ही खेल गए। यहाँ तक चैन नहीं आया तो कत्ल ही कर डाला। रिदा रोने लग गई। खान की आंखें सुर्ख हो गई। क्या बक रही हो तुम? खान ने गुस्से में बेचैनी से कहा। मैं समझती थी शायद तुम में कोई इंसानियत बाकी है, पर नहीं। दरिंदे हो तुम, रेपिस्ट हो तुम, कातिल हो तुम मलाइका के। रिदा चीख रही थी। खान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस, खान दहाड़ा। लेकिन रिदा कहाँ चुप करने वाली थी। जिस दिन तुमसे मिलने आई थी उसी दिन उसका कत्ल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुदकुशी साबित कर दिया। वाह वाह वाह, मान गया आपको? ये सब तुमने करवाया? अब तो झूठ भी नहीं बोल सकते तुम, मेरे पास सबूत है, ये देखो। रिदा ने फाइल्स खान पर फेंकते हुए कहा। खान को इस हरकत पर गुस्सा तो बहुत आया था। अगर कोई ऐसे करता तो गोली मार देनी थी, लेकिन इस वक्त वो शशोपंज में मुब्तला था। मुझे लगता था शायद तुम में कहीं कोई अच्छा इंसान है, लेकिन मैं गलत था। मैं तुम्हें चाहने लगी थी खान, लेकिन तुम इस काबिल ही नहीं हो। रिदा की इस बात पर खान के तेवर बदले। रिदा ने बात जारी रखी। तुम एक घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तुम मोहब्बत तो क्या, नफरत के भी काबिल नहीं हो। रिदा की इस बात पर खान का रंग बदलना शुरू हो गया। उसने रिपोर्ट देखने के लिए नीचे से उठाई। जैसे ही रिपोर्ट देखी उसकी आंखों में उस दिन का सारा मंजर घूम गया। उसने तो रिदा को समझाकर सही सलामत भेजा था। रिदा खड़ी खान को बुरा भला कही जा रही थी, लेकिन खान का दिमाग इन सोचों में घूम रहा था। पाशा, अचानक खान गरजा। उसकी आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि घर के हर कोने में गई रदाब चुप हो गई। यस सर, पाशा दौड़ता हुआ आया। खान ने आते इतना ज़ोरदार थप्पड़ पाशा को दे मारा। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे में जा गिरा। रिदा का भी दिल धड़क गया। क्या ये सब? खान ने रिपोर्ट्स उसकी तरफ फेंकते हुए कहा। पाशा बेचारा मुंह पे हाथ रख के कभी रिपोर्ट्स को देख रहा था, कभी खान को। खान रिदा की तरफ बढ़ा। खान ने करना होता तो तेरे साथ भी कर सकता था ये सब। यूँ तुझसे शादी ना करता। खान ने उसके करीब आके कहा। पाशा, तुमने गिरा दिया आज मुझे। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकला। वो फिर घर से ही बाहर निकल गया। खान की आंखों के सामने वो सारा मंजर घूम गया, क्योंकि रिदा को तो उसने भेज दिया था, फिर ये सब उसको छोड़ने तो पाशा को भेजा था। क्या पाशा? नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? ये पहला वाक़या था जब खान अकेला पाशा के बगैर रात को बाहर गया हो। इसमें कोई शक नहीं था कि पाशा खान को भाइयों की तरह अजीज़ था। पूरी दुनिया में अगर किसी अहम मामले पे खान किसी पर भरोसा कर सकता था तो वो बस पाशा ही था। इधर पाशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा खान ने पाशा को थप्पड़ मारा था। पाशा 2 घंटे बैठा बस यही सोचता रहा। आखिर उसने रिपोर्ट पकड़ी और पढ़ना शुरू कर दी। उसमें हर चीज़ मेंशन थी, टाइम तक। जल्दी पाशा को याद आ गया कि वो तो रास्ते में उतर गया था। अगले लम्हे उसे याद आ गया कि जिन 2 लोगों को भेजा था उन्होंने गाड़ी ख़राब होने का कहा था। उसकी आंखें फैल गई। उसने डीएनए रिपोर्ट पढ़ी और उठकर बाहर की जानिब चल दिया। अगला दिन सारा ऐसे ही गुजर गया। खान ना घर आया ना ऑफिस गया। पाशा राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। पाशा को पता था खान कहाँ जा सकता है, लेकिन उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी। खान अपने फार्म हाउस पर बैठा हुआ था। उसके जहन में बार बार रिदा के अल्फाज गूंज रहे थे। खुदकुशी से मर्डर और रेप। खान को कुछ खबर तक नहीं, वो उलझ चुका था। घटिया हो तुम, खूनी हो, रेपिस्ट हो तुम। ये अल्फाज खान के जहन में हथौड़ी की तरह लग रहे थे। मैं तुम्हें चाहने लगी थी खान। ये ख्याल आते ही खान की हिलती हुई कुर्सी एकदम रुक गई। यही जुमला बार बार उसके जहन में धड़क रहा था। शायद यही हकीकत थी कि रिदा खान के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, शरारत, मजाक और खान के लिए चाहत, उन सब के आगे खान की नफरत हार गई थी, लेकिन उसकी अना उसे जिंदा रखे हुए थी। उसके दिल से नफरत का जंग उतर रहा था। रिदा जीत रही थी, इसीलिए खान और ज़्यादा सख्ती कर दी थी, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन बेबस था। मैं तुम्हें चाहने लगी थी खान। खान पिघल रहा था। सच तो ये है, खान को रिदा का ये अंदाज़ भाता था। वो गौर से उसका हंसता हुआ चेहरा देखता, लेकिन एक ख्याल आते हुए उसे मुस्तरद कर देता था। ये भी एक अलग एहसास था जो दिन ब दिन बढ़ रहा था। लेकिन अचानक ये तूफान आ गया, सब कुछ बदल गया। रिदा को खान से नफरत हो गई थी। वो खान को कसूरवार समझ रही थी और खान को इसका इल्म तक नहीं था। इधर रिदा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। रिदा ने भी रात से कुछ खाया ना पिया और ना ही अपने कमरे से निकली। घर का सारा निज़ाम बदल गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई और माँ जी अंदर आई। रिदा बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। माँ जी उसके पास आकर बैठ गई। रिदा किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ जी ने हमदर्दी से पूछा। रिदा ने कोई जवाब ना दिया। माँ जी ने रिदा को थोड़ा हिलाया। मैंने आपसे कुछ पूछा है बेटा, वो दोबारा बोली। रिदा ने गहरी सांस ली।
कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है, रिदा ने जवाब दिया। क्या हुआ? कल से मैं देख रही हूँ, ना खान मियाँ घर आए, ना आप कमरे से निकली हैं, और ना ही पाशा का कुछ पता। आखिर हुआ क्या है? माजी ने परेशानी से कहा। रिदा फिर खामोश रही। कोई बड़ी बात लगती है, वो फिर बोली। रिदा मुसलसल खामोश थी। प्लीज़ कुछ बताएंगी? उन्होंने फिर पूछा। आपको मलाइका की खुदकुशी का पता था? रिदा ने कहा। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने जवाब दिया। वो खुदकुशी नहीं थी, रिदा बोली। माजी हैरान रह गई। तो फिर? वो कत्ल था। रिदा रोने लग गई, जबकि माजी सपाट बैठी हुई थी। उस मासूम के साथ ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया। रिदा ने रोते हुए कहा। ये क्या कह रही हैं आप? उनको यकीन नहीं आ रहा था। और आपको पता किसने किया? रिदा ने कहा। किसने? उन्होंने सवालिया नज़रों से रिदा की जानिब देखा। खान ने। ये कहते हुए रिदा की आंखों में गुस्सा था। नहीं नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता है? वो बोली। रिदा छत को घूर रही थी। ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, खान ऐसा नहीं कर सकता। उनके लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल था। गलत फहमी तो अब तक रही है माँ जी। खान इंसान नहीं, जानवर है। रिदा गुस्से से बोली। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोली। सबूत मिल चुके हैं सारे माँ जी। आप गलत थी खान के बारे में, वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं है। रिदा भी छत को घूर रही थी। बेटा, अगर आपने यकीन कर भी लिया है तो भी मैं नहीं मान सकती। अगर सारे सबूत ये साबित कर रहे हैं कि खान ने किया तो भी मैं नहीं मानूंगी। माँ जी पूरे यकीन के साथ कह रही थी। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? रिदा ने पूछा। बेटा, खान मेरे हाथों में पला है, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसकी रगों में शरीफ बाप का खून है। वो जैसा मर्जी इंसान है, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता, और ना ही ऐसी कोई गलीज हरकत कर सकता है। उन्होंने जवाब दिया। इंसान को बदलते कितनी देर लगती है? रिदा ने कहा। नहीं, खान ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। माजी ने जवाब दिया। रिदा चुप रही। मैंने खान को बच्चों की तरह पाला है। खान का खून इतना घटिया नहीं हो सकता, और अगर कमीना हो सकता है तो घटिया भी हो सकता है। रिदा ने बेखौफ कहा। आप नहीं जानती खान की कहानी, वो ऐसा क्यों बना। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, माजी ने कहा। रिदा कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। इसके बाद वो चुपचाप उठी और बाहर निकल गई। रिदा उनकी बातों पर गौर करने लगी थी। पाशा शाम को फार्म हाउस पर गया, क्योंकि उसे पता था खान सिर्फ यहाँ ही आ सकता है, और उम्दा बात यह कि वो वाकई वहाँ ही था। खान के गार्ड्स बिल्कुल अलर्ट खड़े थे। पाशा उस हिस्से की जानिब बढ़ा। यहाँ खान अक्सर तन्हाई में बैठा करता था। पाशा भाई, सर ने कहा है कि वो किसी से बात नहीं करेंगे, एक गार्ड ने पाशा का रास्ता रोकते हुए कहा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहते हुए पाशा आगे बढ़ गया। खान कुर्सी पर ही एक जगह बैठा हुआ था। पाशा ने दरवाज़ा खोला और चुपचाप खान के पीछे जाके खड़ा हो गया। सर, पाशा ने आहिस्ता से कहा। खान को पता चल गया ये किसकी आवाज़ है। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता पाशा, खान ने पीछे देखे बगैर कहा। सर, एक दफ़ा बात तो सुन लें, पाशा ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, खान ने जवाब दिया। सर प्लीज़, बस एक बार, पाशा ने इल्तिजा की। तुमने मेरा सर झुका दिया पाशा। उसने क्या क्या कह दिया मुझे, मैं नज़रें नहीं मिला सकता उससे। खान की पूरी ज़िंदगी पे धब्बा है ये। खान सुकून से बात कर रहा था, ना गुस्सा था ना नफरत। सर मैंने कुछ नहीं किया, पाशा बोला। बकवास बंद करो अब, जलील करवा के रख दिया तुमने, खान ने थोड़ा तल्खी से कहा। पाशा खान के सामने आर घुटनों के बल बैठ गया। सर, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं आपका सर झुकने दे सकता हूँ? पाशा की आंखें नम थी। खान थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में देखता रहा। पाशा झूठ नहीं बोल रहा था। तो फिर रिपोर्ट क्यों ये बता रही है? वही वक्त है जब तुम उसे छोड़ने गए थे, खान ने कहा। पाशा ने सारी बात खान को बताई कि क्या क्या हुआ था। सर, आपने DNA रिपोर्ट तो पढ़ी ही है, पाशा बोला। कहाँ है वो दोनों? खान की आंखों में खून उतर आया था। सर, उनमें से एक तो इन्हीं दिनों छोड़ गया था, और दूसरा भी कुछ अरसे बाद माँ की बीमारी का बहाना करके चला गया था, पाशा ने बताया। ढूंढो उन्हें, खान ने हुक्म दिया। एक का पता चल गया है, दूसरे का भी जल्द ही चल जाएगा, पाशा ने कहा। फिर खान पाशा की तरफ देखता रहा, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। मुझे माफ़ करना पाशा, खान ने पाशा के चेहरे को दोनों हाथों में थामते हुए कहा। सर प्लीज़, पाशा की आंखें भर आई। मेरी ही गलती थी, मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई और उन दोनों को भेज दिया, पाशा बोला। खान ने पाशा को गले लगाया। पाशा के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी? पाशा प्लीज़, उन्हें ज़िंदा लाना, खान ने पाशा के कान के करीब कहा। जैसा आप कहें सर, पाशा ने कहा और बाहर की तरफ चलने लगा। पाशा, मुझे हमेशा से तुम पर यकीन था और है, खान ने पाशा से कहा। पाशा नम आंखों के साथ मुस्कुराया।
एक दिन में सारा मंजर ही बदल गया था। एसएचओ ने सारा मलबा खान पे डाल दिया था कि ये सब कुछ खान के कहने पर हुआ है, लेकिन हकीकत में कुछ और था। खान जैसा भी था वो बा किरदार था। आज तक वो किसी लड़की की जानिब राग़िब नहीं हुआ था। उस वाक़ये को 2 दिन गुजर गए। पाशा उन दोनों को ढूंढने में मसरूफ़ था। खान 2 दिन घर नहीं गया था और रिदा कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो गुस्से और बदले की आग में जल रही थी। वो खान को ही कसूरवार ठहरा रही थी। माजी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। बस एक ही बात कर रही थी कि मैं खान को छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन खान घर आया और सीधा अपने कमरे में गया। खान के आते ही घर की हर चीज़ अलर्ट हो जाती थी। वो कुछ देर कमरे में बैठा कुछ सोचता रहा। कुछ देर के बाद वो उठा, रिदा के कमरे में गया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा रिदा सो रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर वापस आ गया। रात का वक्त था। सर, मैम, सर आपको बुला रहे हैं खाने के लिए, मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद कहा। मुझे नहीं आना, यहीं ले आओ खाना, रिदा ने 2 टोक कहा। मैम, सर ने कहा है, मुलाजमा फिर बोली। कहा ना नहीं आना, जो कहा है वो करो, रिदा गुस्से से बोली। जी मैम, वो कहती हुई चली गई। मुलाजमा ने जाके खान को बताया, उसने कुछ नहीं कहा। रिदा का खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। खाने के बाद रिदा की आंखों में जोश नजर आया। वो उठी और किचन में गई। मैम आप यहाँ? रिदा को देखते वहाँ खड़े एक शेफ़ ने कहा। उस वक्त वो अकेला ही था किचन में। हाँ, मुझे चाय बनानी है अपने लिए, रिदा ने जवाब दिया। मैम आप जाएं, चाय पहुँच जाती है, शेफ़ ने अदब से कहा। नहीं, मुझे खुद बनानी है, रिदा ने जवाब दिया। लेकिन सर। कुछ नहीं कहते सर, रिदा ने कहा। तुम जाओ, मैं बना लूँगी, वो हुक्म की तामील करते हुए चला गया। रिदा ने चाय बनाई और इधर उधर देखकर एक बड़ी सी छुरी उठाई और दुपट्टे की मदद से छुपा लिया। उसने कप उठाया और कमरे में चली आई। काफ़ी देर बाद जब घर में सब नौकरों की चहलकदमी बंद हो गई तो वो बाहर निकली। वो हॉल से गुजरती उस हिस्से की तरफ गई जहाँ खान का कमरा था। वो चलते चलते अचानक रुक गई। क्यों खान के कमरे के सामने दूसरी जानिब लोहे के जंगले के ऊपर लगे बड़े से रॉड पर बाजू टिकाए खड़ा था। रिदा ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी वापस कमरे में गई। उसने छुरी पकड़ी और फिर उसी जानिब चल दी। न जाने उसमें इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई थी। हॉल से गुजरकर उसने एक कदम आहिस्ता कर लिए। खान अब भी वहीं खड़ा था। वो दबे दबे कदमों से उसकी जानिब बढ़ रही थी। वो खान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। खान इस बात से बेखबर उसी तरफ घुरी जा रहा था। रिदा के सर पर इंतकाम का भूत सवार था। उसने इरादा कर लिया कि आज खान की जान लेके ही रहेगी। उसने खान को मारने के लिए हाथ बुलंद किया जिसमें छुरी थामी हुई थी। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लग गया। उसका हाथ कांप रहा था। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? अचानक पाशा की आवाज़ आई। पाशा की आवाज़ सुनकर खान पलटा। रिदा ने उस पर छुरी तानी हुई थी। खान को गुस्सा आ गया। उसने एक थप्पड़ रिदा को दे मारा। उसके हाथ से छुरी गिर गई। खान का रंग बदल गया गुस्से की वजह से। वो सोच भी नहीं सकता था कि रिदा इस हद तक भी जा सकती है। खान ने उसका बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखें फैली हुई थी गुस्से से। मुझे मारने आई थी? खान गुस्से से बोला। इतनी जुर्रत तुम्हारी कि खान को मारने आई थी? हाँ, क्योंकि तुम इसी काबिल हो। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, रिदा बाजू छुड़ाकर बोली। खान का गुस्सा बढ़ रहा था। खान ने पाशा की तरफ देखा। पाशा ने मुलाजमा को आवाज़ दी जिस पर 2 औरतें आई और रिदा को पकड़ कर ले जाने लगी। रिदा चीख रही थी। खान को बुरा भला कह रही थी, लेकिन वो उसे ले गई। उस दिन के बाद रिदा पर और ज़्यादा सख्ती हो गई। उसे कमरे में बंद कर दिया गया। किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। बस एक मुलाजमा थी जो खाना देने आती थी। काफ़ी दिन गुजर चुके थे। रिदा ने बाहर की झलक नहीं देखी थी। वो रोती चिल्लाती, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उधर खान ने अपने सारे काम तर्क कर दिए थे। वो बस दिन रात यही सोचता रहता था। रिदा उसके लिए ख़तरा बन चुकी थी। नफ़रत की शिद्दत बढ़ गई थी। खान के दिल में जो थोड़ा बहुत नरम गोशा पैदा हुआ था वो फिर दब चुका था। खान लॉन में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था कि पाशा आता हुआ दिखाई दिया। सर, उन दोनों का पता चल गया है, पाशा आते ही बोला। खान ने ऊपर देखा। गुड, उठा लो, खान कश लगाते हुए बोला। और हाँ, याद रखना, जिंदा। खान एक बार फिर बोला। जी बेहतर सर। सर, वो पाशा चुप हो गया। क्या? खान ने पाशा की तरफ देखते हुए कहा। सर, वो मैम कहीं रोज से कमरे में है, तकलीफ़ में है। तुम्हें बड़ी फिक्र है। खान ने पाशा को घूरा। पाशा ने नज़रें झुका ली। जान लेने की कोशिश किया उसने मेरी, सज़ा तो मिलनी है। खान बोला। सर, वो समझ रही हैं आपने करवाया सब इसलिए, पाशा ने कहा। जल्दी एहसास हो जाएगा कि किसने करवाया है, आ जाएगी अकल जल्दी। खान ने सिगरेट मसलते हुए कहा। ये क्या किया किसने है सब? किसने रिपोर्ट्स उस तक पहुंचाई हैं? ये केस तो बंद हो चुका था, फिर ये सब कैसे? खान ने पूछा। सर, मैंने पता किया था, कोई एसएचओ फराज भट्टू है जिसने ये सब किया है, पाशा ने जवाब दिया। ओह, अब समझा, खान सोचते हुए बोला। खैर छोड़ो, इसे बाद में देखेंगे, तुम इन दोनों को लेके आओ। जी सर, पाशा कहकर बाहर निकल गया। पाशा के जाने के बाद खान काफ़ी देर रिदा के बारे में सोचता रहा। तो जनाब, अब क्या सोचा, आगे क्या करेंगे आप? सरफराज ने फराज से पूछा।
पहले खान उससे तो निपट लें जो उसके घर में हो रहा है। फराज ने जवाब दिया। आपको लगता है खान पर उसका कोई असर होगा? ज़रूर होगा, आखिर खान की बीवी है, फराज ने कहा। आपको पता तो है खान का उसकी अना पे बात आई तो वो छोड़ देगा उसे, सरफराज बोला। नहीं, खान ने जो उस लड़की से शादी की है ज़रूर कोई ना कोई वजह है। खैर अब क्या करना है, सरफराज ने फिर पूछा। ऐसे कुछ भी किया तो खान बच जाएगा, साफ साफ कुछ धमाकेदार करना होगा, फराज ने कहा। क्या? सरफराज ने हैरानी से पूछा। मैं ये सबूत मीडिया पर दूंगा, फराज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन इसमें खान का नाम तो नहीं है, सरफराज ने कहा। बंदे तो खान के ही है ना यार, मीडिया में एक बार खान का नाम चल गया तो इतने में ही उसकी साख खराब हो जानी है, फराज ने कहा। इसके बाद खान चुप नहीं बैठेगा, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ नहीं होता, मुझे बस एक बार उसे सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ, फराज ने कहा। चले सर, गुड लक। मेरी मदद की ज़रूरत हो तो बताइएगा। हाँ क्यों नहीं, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर आ गए दोनों, पाशा ने ऑफिस में बैठे खान को कहा। खान के लैपटॉप पे चलते हाथ रुक गए। उसने नज़र उठाई तो गुस्सा झलक रहा था। चलो अभी, खान जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और वो फार्म हाउस की जानिब चल पड़े। यहाँ उन दोनों को रखा हुआ था। बयान रिकॉर्ड कर लिया, खान ने रास्ते में पाशा से पूछा। जी सर, वो आसानी से ही मान गए थे, मैंने वीडियो बना ली है, पाशा ने जवाब दिया। गुड, खान ने कहा। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। वो फार्म हाउस पर पहुंचे। खान उन दोनों को देखते ही आपे से बाहर हो गया और लातों और घुस्सों की बारिश शुरू कर दी। सालों कुत्तों, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? खान पागल हो रहा था। गलती हो गई सर, माफ़ कर दें, उन्होंने इल्तिजा की। गलती? नमक हराम, अब देखो मैं तुम लोगों के साथ करता क्या हूँ। खान गरज रहा था। उसने खूब अच्छी तरह धुलाई की उनकी। अगर पाशा न रोकता तो खान ने जान से मार देना था। अगले दिन रिदा के कमरे का दरवाज़ा खुला और मुलाजमा अंदर आई। मैम आपको कहीं जाना है, सर का हुक्म है, चलें, उसने कहा। कहाँ? रिदा थोड़ा हैरान हुई। पता नहीं मैम, आपको बुलाया गया है, मुलाजमा ने जवाब दिया। रिदा डर गई, पता नहीं खान क्या करे। मुझे कहीं नहीं जाना, रिदा ने कहा। मैम आपको जाना है, खुद चलेंगी तो ठीक, वरना फिर ज़बरदस्ती। सर का हुक्म है, मुलाजमा ने कहा। रिदा बेबस थी, मजबूरन उसे जाना पड़ा। उसे गाड़ी तक पहुंचाया गया जो उसे लेकर फार्म हाउस पर पहुंची। गाड़ी से उतरी तो आगे पाशा खड़ा था। आइए मैम, पाशा ने एक तरफ इशारा किया। वो चलते हुए उसी वहशत ज़दा कमरे में पहुंचे। यहाँ आखिरी बार रिदा को लाया गया था। पाशा को कॉल आ गई, वो बाहर निकल गया। उसने रिदा को आगे जाने का इशारा किया। रिदा अंदर दाखिल हुई तो उसका दिल धड़कने लग गया, क्योंकि इतना बड़ा कमरा और ऊपर से इतना खौफनाक। रिदा थोड़ी आगे बढ़ी तो देखा कि दो आदमी जिनके मुंह सूजे हुए थे और ज़ख्मी लग रहे, तो वो सीधा कुर्सियों के साथ बंधे हुए थे और उनके सामने मेज़ पर एक तरफ टांगे लटकाए खान बैठा हुआ था, जिसके हाथ में गन थी। आगे आओ, खान ने रिदा को देखा तो कहा। खान को देखते रिदा का खून खौलने लगा। वो चलती हुई उनके पास गई। खान ने उसकी आंखों में देखा और फिर खड़े होते हुए बोला, मारना चाहती हो ना मुझे तुम? खान ने गहरी सांस ली। ये है वो दोनों जिन्होंने ऐसा किया। खान रिदा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोला। छुप रहे थे दोनों। निकाल लिया। खान ने फिर एक गहरा सांस लिया। तुम्हें लगता है ना कि मैंने किया है ये? तो लो, आज ले लो बदला। खान ने गन रिदा को थमाई और स्टूल खींचकर उन दोनों के साथ बैठ गया। चलाओ गोली, खान ने सख्ती से कहा। रिदा, जिसको गन देख के डर लगता था, आज हाथ में पकड़ी हुई थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने खान पे तान भी ली थी। गन वजनी होने की वजह से उसके हाथों में हिल रही थी। थोड़ी ही देर बाद 2 गोलियां चलने की आवाज़ आई। टेबल पर झुका हुआ सर, जिसमें से निकलते खून के कतरे टेबल पर गिरने लगे। रिदा के हाथों की कपकपाहट तेज़ हो गई थी कि दोनों गोलियां उसके कान के करीब से गुजरती हुई उन दोनों आदमियों के सर में सुराख कर गई थी। गोली चलाने वाला पाशा था। फायर की वजह से रिदा सहम गई थी। उन दोनों के सर से निकलता खून देखकर उसका दिल बाहर आ रहा था। जिंदगी में पहली बार उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और अपने सामने 2 लोगों को गोली लगते और मरते हुए देख रही थी। खान ने रिदा के पीछे खड़े पाशा को एक नज़र देखा, जिसके हाथ में गन थी, जिसकी नाली में से धुआं निकल रहा था। पाशा चलता हुआ रिदा के सामने आया, जिसको देखकर रिदा एक लम्हे को घबरा गई। उसने जो गन खान पे तान रखी थी वो नीचे हो गई। पाशा ने अपनी गन मेज़ पे रखी। मैम, इसमें सर की कोई गलती नहीं, पाशा रिदा से मुखातिब हुआ। पाशा, एकदम खान की आवाज़ उभरी। सर प्लीज़, पाशा ने इतना कहा और फिर रिदा की तरफ मुड़ा। मैं बताता हूँ असल बात क्या है, पाशा ने कहा। ये सच है मलाइका मैम, उस दिन आई थी यहाँ, मैं ही उनको लेके आया था। उन्होंने सर को मिलने का कहा था, सर के मना करने के बावजूद। ये देखिए वो खत जो उन्होंने लिखा था। पाशा ने खत रिदा की तरफ बढ़ाया, जो उसने पकड़ लिया। हमें शक था कि वो कहीं दुश्मनों की चाल ना हो, इसलिए उन्हें यहाँ लेकर आए, इसी जगह जहाँ आप खड़ी हैं।
पाशा ने बात जारी रखी। हमेशा की तरह उन्होंने एक ही बात की कि उन्हें सर से मोहब्बत है और वो भी यही चाहती हैं। मैम, ये दुनिया उनके लिए ख़तरनाक थी। सर ने भी यही समझाया। खान से किसी भी किस्म का लिंक उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। सिर्फ चंद एक बातें हुई थी जिसमें सर ने उन्हें दूर रहने की ताकीद की थी और बस। पाशा ने एक सांस लिया। रिदा गौर से बात सुन रही थी। इसके बाद सर ने मुझे ही कहा था कि उनके घर छोड़ा, लेकिन मुझे रास्ते में एक छोटा सा काम था तो मैं उतर गया वहाँ। उनको दोनों को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन पाशा चुप हुआ और नज़रें झुका ली। पाशा ने फिर बोलना शुरू किया। मैम, इसमें सर का कोई कसूर नहीं है, मैं कसम खा के कहता हूँ। उन्हें तो उनकी डेथ का भी नहीं पता था, वो भी मैंने बताया। और ये मर्डर, और ये तो अब पता चला हमें। मैं नहीं जानता आप यकीन करेंगी या नहीं, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ इसमें सर का कोई हाथ नहीं है। ये उन दोनों की ही घटिया हरकत है। पाशा की आवाज़ भर आई थी। मुझे उनसे हमदर्दी थी। वो बहुत अच्छी थी। आज भी उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती जो आखिरी बात उन्होंने मुझसे की थी। पाशा, तुम कमाल के हो। मुझे दुख हुआ उनकी मौत का। और हाँ मैम, ये जो सर के हाथ में रिंग है, ये भी उन्होंने ही दी थी। खान ने ये बात सुनी तो थोड़ी हैरत से अंगूठी की तरफ देखा और फिर पाशा की तरफ। सॉरी सर, आपसे छुपाया। उन्होंने बड़ी इल्तिजा की थी और कहा था कि आपको ना बताऊं, क्योंकि अगर आपको बताता तो ये आज आपके हाथ में ना होती। पाशा ने खान की तरफ देखते हुए कहा, मैं जो कुछ भी किया इन दोनों ने ही किया। पाशा फिर बोला, तो उनको क्यों मारा? उनको मैंने मारना था। रिदा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, उन्हें मैंने भेजा था, मुझसे गद्दारी की है। ये मेरे मुजरिम थे, मुझे शर्मिंदा किया है इन्होंने। पाशा बात जारी रखते हुए बोला, आपका गुनहगार मैं हूँ मैम, मुझसे लापरवाही हुई है, मैंने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये कहते हुए पाशा ने अपनी गन खान के हाथ में थमा दी। सर, आपने घर छोड़ने का बोला था इनको, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। मुजरिम हूँ आपका। ज़िंदगी में पहली बार सर ने हाथ उठाया मुझ पर। पाशा की आंखें नम थी। वो रिदा की जानिब मुड़ा और वो मोबाइल निकाल कर वो वीडियो चला दी जिसमें वो दोनों अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे थे। सर की कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। गोली मुझ पर चलाइए, मैं आप दोनों का मुजरिम हूँ। ये कहते हुए पाशा ने रिदा के गन पकड़े हाथ को उठाकर सर के बराबर किया और नाली अपने माथे पे टिका। चलाइए गोली अब, पाशा ने कहा। रिदा और खान दोनों के हाथ में गन थी और निशाने पर पाशा था। कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। खान ने गन मेज़ पर फेंकी जिसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। पाशा की आंखों में पानी था। खान को दुख हुआ। वो कुछ देर रिदा की तरफ देखता रहा। रिदा ने भी गन नीचे रखी और रोने लगी। खान उठा और पाशा को गले लगाया। पाशा कभी गलती नहीं करता, खान बोला। माफ़ कर दे दोस्त, गुस्से में थप्पड़ मार दिया। तू तो जानता है खान, पाशा की वजह से ही तो है। खान ने देखा तो पाशा की आंखों से आंसू जारी थे। तू मुझे भाइयों से बढ़कर है पाशा, मुझे यकीन है तुम पर। खान ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। मैं शर्मिंदा हूँ सर, पाशा ने कहा। खान ने पाशा के कंधे पे थपकी दी। इन कुत्तों का यही इलाज था, लाशें ठिकाने लगा दो, खान ने पाशा से कहा और एक नज़र रिदा को देखते हुए बाहर निकल गया। रिदा चुपचाप वहाँ खड़ी थी। पाशा ने किसी को आवाज़ दी। 2 लोग आए। मैम आप चलें, पाशा ने रिदा को कहा। पाशा ने रिदा को गाड़ी तक छोड़ा और ख़ुद वापस आ गया। घर पहुंचकर रिदा को दोबारा उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। रिदा की वापस आकर सोच ही बदल गई। वो खान के बारे में जितनी बदगुमान थी, खान उसके बरक्स था। वो इन लम्हात को महसूस कर रही थी जब खान ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है मैंने ये किया है ये सब, तो ले लो बदला। ये खान की इंसाफ पसंदी थी। ये वाकई खान ने नहीं किया था। वो ये सोचने लग गई थी। सारा दिन और रात वो इन्हीं सोचों में गुम रही। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड और होप सो के मेरा ख्याल है कि ये इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। इसके बाद जो अगली एपिसोड होगी वो लास्ट एपिसोड होगी। तो यकीनन आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो। तो फिर मिलते हैं इसकी लास्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।